यस, स्टार्ट करते हैं अब। यार भैया, एक बैटरी भी लाके दे दो, ये तो मुझे अभी से डाउन लग रही है ना? हाँ, लग ही रही है, डाउन हो गई। और ये जो कह रहे हैं इनकी भी सुन लो। हाँ, लास्ट टाइम हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, और लिगेंड्स की कितनी कैटेगरीज बनाई? 3। वापस से स्टार्ट करते हैं। सब लोग पेज नंबर 102, फिर 103, 104, 105 ऐसे देखते जाना बेटा ना, ताकि रिवीजन हो जाएगा इंस्टेंट। पहली बात, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे हमने कितनी कैटेगरी बनाई? 3। न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव। न्यूट्रल कहां दे रखे हैं? 102 पर। पॉजिटिव सबसे ऊपर दे रखा है 103 पर। बैटरी ले आना यार, है ना? और 103 पर ही आप है ना, बैटरी दे जाओ पहले, है ना? हाँ, 103 पर ही कैटायन के साथ एनायन भी हैं। कैटायन में अपने एक ही काम आएगा, वो कौन है? एनओ, जिसको क्या बोला जाएगा? नाइट्रोसोनियम। और एनायन में तो सारे में से हमारे काम के कौन कौन से हैं बेटा? एक तो जिसमें फ्लोराइड, क्लोराइड मतलब कि सारे के सारे हेलाइड्स, एक सल्फेट, साइनाइड और हाइड्रोक्साइड OH माइनस। ये 4 मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता रखे। उसके बाद हम आ जाएंगे डाइडेंटेट पर। डाइडेंटेट में कितनी? डाइडेंटेट्स में 2 कैटेगरी, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का ले देकर एक ही एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल है? ग्लाइसिनेट, जिसकी एक डोनर साइड बेटा नाइट्रोजन और दूसरी डोनर साइड कौन है? ऑक्सीजन। बाकी सारे एग्जांपल किसके अपने पास? सिमेट्रिकल। कौन कौन से? देखो, EN, OX पर OX के ऊपर -2, और DMG के ऊपर चार्ज -1। ये हमारे पास कौन से हो गए बच्चे? बाइडेंटेड। और उसके बाद पॉलीडेंटेड में एक ही केस याद रखना है, वो कौन सा है? EDTA। डन। उसके बाद हमने इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ CMA एंड लिगेंड ये किया था। तो इंटरेक्शन के बेसिस पर हमने कितनी कैटेगरी बनाई? क्लासिकल, और बेटा दूसरी है नॉन क्लासिकल। और यही हम लास्ट टाइम देख रहे थे। दोबारा से समझ लेते हैं। क्लासिकल का सीधा मतलब है कि CMA will receive lone pair from ligand, और यहीं पर ही हो गया इनका इंटरेक्शन एंड। बट जब हम किसकी बात करते हैं? नॉन क्लासिकल की, तो यहां पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनता है। वो बॉन्ड होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग, या इसको बैक बॉन्डिंग भी बोलो, है ना? और क्योंकि 2 बॉन्ड एक साथ हैं, इसलिए इसको कभी कभी क्या भी बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसमें जाते जाते हमने जो केस समझा वो इतना सा था कि कब होने के चांसेस ज्यादा हैं? जब CMA के ऊपर कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव, या तो ये या फिर न्यूट्रल। इन दोनों ही केसेस में क्या होगी बच्चे? बैक बॉन्ड। किस केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है? M+ के केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक। अब हम आ जाते हैं वापस से नॉन क्लासिकल में। छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है। एक होते हैं सिग्मा डोनर, बट रिसीव क्या करते हैं? पाई। भाई जो भी रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन, उसका बिहेवियर हमेशा किसकी तरह होगा? पाई की तरह। बट एक दूसरे टाइप के भी होते हैं जो पाई डोनर ही होते हैं बेटा, और साथ में पाई एक्सेप्टर भी कहलाते हैं। इसका मतलब उनके पास लोन पेयर नहीं है देने को, किसी से बॉन्ड बना लिया उन्होंने? पाई से। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है ये वाला जी सॉल्ट। इसको हम बोलते हैं जी सॉल्ट। क्या स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान से देखिए, और इसमें हमें पता लगेगा कि इन्होंने पाई से कैसे बॉन्ड बनाए। अच्छा, आप बताओ इसमें क्लासिकल लिगेंड कौन सा है?
क्लासिकल तो ये रहा। जनरली जो क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो क्लोरीन तो सिग्मा ही बनाएगा बच्चे। अब इसमें आपको एक नया सिंबल नजर आ रहा होगा, ये इसे बोलते हैं ईटा, है ना। और ईटा के ऊपर क्या लगा रखा है, 2, यानी कि ये ऐसा कोई लिगेंड है जो कि पाई डोनर है और पाई एक्सेप्टर है, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं शेयर करने के लिए, 2, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास लोन पेयर तो दिख ही नहीं रहा हमें। दिख रहा है कि बताओ किसी कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर को बनाया जाए तो क्या बनेगा, पीटी सेंट्रल एटम, तीनों क्लोरीन किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट। अब ये वाला बचा हुआ है, तो भाई इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो सर ये कैसे कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा थ्रू पाई बॉन्ड, इसलिए इसको क्या बोला गया, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। और इस केस में आपको दो बातें पूछी जा सकती हैं। पहली बात, बताइए प्लेटिनम का ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अगर इस तरह का कोई आता है तो बताइए पीटी के पास कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो 0 है, न्यूट्रल है ये तो +2 हो गई ना भाई, 3 ये है और एक ये, तो 3 में से एक माइनस होएगा भाई, जो अपोजिट होंगे वो तो क्रॉस करेंगे ना, तो ये -3, ये +1, बचा क्या, +2, इसलिए इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा, +2। तो दो बातें पूछी जा सकती हैं। पहला केस कि जी सॉल्ट में सेंटर एटम के ऊपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो कौन सी बतानी है अपने को, +2, पहला केस। दूसरा केस, वो किस तरह का डोनर उसमें है, तो वो है पाई डोनर पाई एक्सेप्ट, क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं। अब जब लोन पेयर नहीं है बेटा, तो किसके थ्रू बॉन्ड बनाएगा, पाई के, तो पाई के थ्रू बॉन्ड बना रहा है, पाई के थ्रू रिसीव कर रहा है, इसलिए पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर दोनों। जबकि ये वाले कौन से हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया था, सीओ, CN- और NO+, जो सिग्मा डोनेट करते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, और किस में रिसीव करते हैं, ABMO। इनके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये तो रेजोनेंस हो रहा है, उसी में इलेक्ट्रॉन गए और उसी से इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। बना लीजिए। है ही नहीं ना बेटा, यहाँ ABMO कैसे लगाएंगे। इसके 3 ही एग्जाम्पल हैं, वो उनके लिए था पाई डोनर, ये सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर के लिए लिखा था अपन, ये अलग केस हो गया ना। कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। इसी तरह का एक है बेंजीन, C6H6, वहां पर ईटा के साथ क्या लग जाएगा बेटा, 6। क्यों लगाया 6, क्योंकि 3 पाई है और हर एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन मानेंगे अपन, 2, तो 3 पाई में कितने हो गए, 6, तो ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। ये ईटा क्या बताएगा इनकी, कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ईटा 5 C5H5-, अब इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, माइनस। अब बताइए टोटल इसके पास भी कितने होंगे, 6, साइक्लोपेंटाडाइनिल है ये, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है। तो ये अपने पास 3 ऐसे लिगेंड हैं जिन्हें हम पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर कंसीडर करते हैं।
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने पाई होंगे उसका डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। या कितनी डोनर साइट है ये भी उससे पता लगता है। बना लिया बेटा। यस बेटा, ये है साइक्लोपेंटाडाइनिल, जिसके पास दो तो हैं पाई और एक नेगेटिव साइन दिया हुआ है। इसका मतलब ऐसा कार्बन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होगा और एक इलेक्ट्रॉन और आने से उसके ऊपर कौन सा साइन आ गया है। नहीं, अब आप CH3 के ऊपर माइनस लगाओगे तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन गिनोगे बताओ। 5 हो गए ना, तो वो एक लोन पेयर काउंट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही बचा था, एक नेगेटिव आने से एक लोन पेयर काउंट हो गया। ऐसे ही वहां पे हो रहा है बेटा। यस, एम्बिडेंटेड नाम सुना है हमने पहले इसका। जो दो डोनर साइड कैरी करता हो बट उनको क्या कर सकता हो, फ्लिप। फ्लिप का मतलब है चेंज कर सकता हो। एट ए टाइम कितने ही बॉन्ड बनाएगा, एक। पर डिपेंड करेगा कि किस साइड से बॉन्ड बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल CN-, तो ये मान लीजिए इस समय किससे बॉन्ड बना रहा हो, कार्बन से, तब इसको क्या बोलेंगे, साइनाइड। ठीक है, और अगर यही बॉन्ड इसने किससे बना दिया बेटा, नाइट्रोजन से, तो फिर इसको क्या बोलने लग जाएंगे, आइसोसाइनाइड। द ओनली चेंज इज डोनर साइड। बॉन्ड कितने बनाएगा, अभी भी एक। NO2, अब मान लीजिए अभी इसका बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन, जो साइड आगे दिखाई देगी ना उसी से बन रहा होगा बॉन्ड, तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रो, या फिर इसको बोला जाता है नाइट्राइटोएन। क्या इंडिकेट करने के लिए, एन से बनाया है बॉन्ड, और हो सकता है कि फ्लिप कर जाए, ONO-, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो ओ। भाई अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई अब इसने बॉन्ड किससे बना लिया है सर, ऑक्सीजन। तो ये आपको काम आएगा जब हम पढ़े होंगे आइसोमेरिज्म। वहां पर पूछेगा किस टाइप के आइसोमेरिज्म है, तो इसको बोलेंगे लिंकेज। क्योंकि एक बार तो इसने किससे लिंकेज किया, एन से, और दूसरी साइड फ्लिप करके किससे कर लिया, ओ से। ऐसे ही SCN-, अब किससे बना रहा है, सल्फर से, तो इसको बोलेंगे थायोसाइनेट। और अगर नाइट्रोजन से बना ले तो इसका नाम क्या बन जाएगा बच्चे, आइसो थायोसाइनेट। तो केवल अपनी डोनर साइड को क्या करेगा, स्विच करेगा। डन। ये काम आएंगे इन्हीं तीनों से। कौन से आइसोमेरिज्म सॉल्व होगी, लिंकेज। वहीं पर इन तीनों के अलावा कोई चौथा लिगेंड यूज में नहीं आ रहा है।
ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? दो बातें हो सकती हैं, या तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को या फिर नंबर ऑफ डोनर साइट्स को। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 6, तो 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 5 है तो 5। चलिए अब हमें स्टार्ट करनी है आईयूपीएसी। आईयूपीएससी के कुछ रूल्स रहेंगे, तो कुछ बेसिक रूल्स हैं वो मैं पहले बताता हूं। फिर कुछ ऐसे रूल्स हैं जब ड्यूरिंग द आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ही समझ में आते हैं, तो मैं बीच बीच में उनको बोलते जाऊंगा। उसी से हमारे पास आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्लियर होगी बेटा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी से समझ में आएगा। और सबको 2 चीजें याद होनी चाहिए, एक तो लिगेंड का नाम और दूसरा उसका चार्ज, क्योंकि उसके बिना ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं हो। अच्छा, इसमें एक खास बात, जब भी कोई नेगेटिव लिगेंड है, याद रखिएगा क्या होना चाहिए? लिगेंड जो ब्रैकेट के अंदर हो। तो ऐसे केस में उनके लास्ट का ई हटाकर हमें क्या करना है? ओ करना है। यानी कि सभी के लास्ट में से ई रिप्लेस करके कौन सा लिगेंड होना चाहिए? नेगेटिव। तभी क्या लगाना है? ओ। अब देखो यहां पर ये इसका नाम क्या बन जाएगा? साइनाइडो। इसी तरह से अगर 8 आया तो 8 में भी ई हटाएंगे बच्चे, एटो, जैसे सल्फेटो, कार्बोनेटो, ऐसे। अच्छा, कई बार कुछ कॉमन नेम भी चलन में है, जैसे फ्लोराइडो, इतना बड़ा लिखने की बजाय शॉर्ट में क्या लिखते हैं? फ्लोरो, है ना। साइनाइडो, साइनो, वो भी चलेगा। बट मेक श्योर कि हमें उसमें देख लेना है ऑप्शन वाइज, ठीक है? क्योंकि वो पूरे नाम में एक छोटी सी भी जगह गलती करेगा तो वो पूरा नाम ही क्या हो जाएगा? गलत। तो अपने को वो पॉइंट पकड़ना पड़ेगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो, किसने पूरे में कहीं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया। जनरली मिस्टेक वो किस में करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट, जानबूझ के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसमें। अच्छा, 2 लोगों के नाम चेंज हुए हैं यहाँ पे। NH3 को क्या बोला है? अमाइन, AMM, है ना। और वाटर को क्या बोला है? ये 2 न्यूट्रल हैं जिनके नाम में चेंज किया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। मैं बोर्ड पर कुछ फॉर्मूला पहले बना रहा हूं ताकि मैं उसमें आपको उनका यूज समझा सकूं। ये रब कर दूं बेटा? चलो इसको लिख लो, इधर ही लिख लेते हैं। K4 FeCN होल 6। अब इसमें देख के बताओ, ये वाला पार्ट तो क्या है? कैटायन। और बचा हुआ ये वाला पार्ट क्या हो गया? तो हम इसको बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। कहां से आया नेगेटिव? सर इसने चार्ज दिया +4, तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा ना ये, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया? -4। तो ये नेगेटिव चार्ज के साथ आया, तो यानी कि कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? एनाइन। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, है ना। CuH2O होल 4 और SO4। अब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक। क्यों? क्योंकि सर ये वाला पार्ट एनायन है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट कैसा हो गया? कैटायन। तो इसको हम बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा चार्ज हो, न्यूट्रल भी हो सकता है, लाइक NiCO होल 4। अब इसमें कोई कैटायन और कोई एनायन नहीं है, तो ये कैसा लिगेंड हो गया? कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? न्यूट्रल हो गया। समझ में आ रही बेटा बात, है ना। पहले अपन इनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। NiCl4-2, बताइए कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक हो गया। क्यों? सर चार्ज इस पे क्या दे रखा है? नेगेटिव। डन। और एक और लिख लेते हैं लास्ट, PtNH3-2Cl2। ये भी न्यूट्रल है, क्योंकि इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं।
चलिए अब इनकी नोमेनक्लेचर करते हैं स्टार्ट। बताओ IUPAC में NaCl का नाम क्या है? NaCl को क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। तो आपने पहले सोडियम का ही नाम क्यों लिखा? सर पहला नाम कैटायन का ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर भी हमारी स्टार्टिंग किसके साथ होगी? कैटायन के साथ। तो फर्स्ट नेम किसका लिखा जाएगा? कैटायन, ठीक है। बताओ किस किस में कैटायन है? केवल फर्स्ट में ही दिख रहा है सर, ये कैटायन है। अब अगर कैटायन खत्म हो जाएगा तो क्या चालू हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। क्या चालू हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं हम। कॉम्प्लेक्स में पहले नेम किसका लिखना है? लिगेंड का। और फिर किसका नाम लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम का। समझ गए बात? पहले नाम किसका जाएगा? कैटायन। कैटायन के बाद लिगेंड। अच्छा मान लीजिए किसी में कैटायन नहीं हो तो किससे स्टार्ट कर देना? लिगेंड से, ठीक। लिगेंड के नेम में हमें ध्यान रखना है कि अगर एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड हो गया तो अल्फाबेटिकल जाऊंगा। किसमें जाऊंगा? अल्फाबेट। जैसे यहां पर है अमाइन ए और यहां पर है Cl क्लोरो, तो किसको प्रेफरेंस दूंगा? ए को। क्यों दूंगा ए को? अल्फाबेट। अच्छा अल्फाबेट में नंबर की वैल्यू नहीं है। जैसे यहां पर आया डाई, तो इस पे भी डाई आएगा, तो डी से डिसाइड नहीं होगा। किससे डिसाइड होगा? जो उसका रियल नेम है, नंबर से डिसाइड नहीं करते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर एक से ज्यादा लिगेंड हुए तो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डन, हो गई बात खत्म। अच्छा अभी पहले देखो बेटा, उसको तो लिखते रहना, मैं कोई कुछ भी रब नहीं कर रहा थोड़ी देर के लिए। पहला केस हो गई। दूसरा केस, नंबर मेंशन करेंगे। नंबर मेंशन करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटाहेक्सा, लाइक दिस। पर ये तभी यूज करना जब लिगेंड कैसा हो? मोनोडेंटेट। कैसा लिगेंड हो? मोनो। डाई वाले एग्जांपल इसमें नहीं चलते, बाई वाले, है ना। अब अगर बाई वाले एग्जांपल आ जाए तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बेस और ट्रेस। व्हेन बाइडेंटेड लिगेंड्स आर गिवन। इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि अगर कोई बाइडेंटेड 3 बार आ गया तो 6 हो गया। 6 के ऊपर हमें जाना भी नहीं है, तो हमारा काम तो यहीं रुक जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए CMA। जब CMA के नेम लिखोगे आप तो कभी कभी सफिक्स यूज करेंगे हम, और वो सफिक्स होगा 8। कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? 8। पर उसकी कंडीशन है फिक्स, हर जगह 8 नहीं लगाना होता। इफ कैटायन प्रेजेंट, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में मुझे क्या दिख रहा हो तो समझ जाएंगे क्या लगाना है मुझे? 8। बताओ क्या नाम हो जाएगा? प्लेटिनेट, है ना। आयरन है तो फेरेट। आयरन कॉमन नेम नहीं है, ये तो इंडिया इंडिया में यूज होता है। बाहर तो इसका हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ठीक है, उसी में लगाएंगे 8। तो लैटिन नेम में ही अपने को क्या लगाना है? 8। जैसे गोल्ड को क्या बोलते हैं? ऑरम, तो ऑरेट। निकल को निकलेट। ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं सेकेंड। या फिर आपको और कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो नेगेटिव चार्ज देख लेना। नेगेटिव चार्ज गिवन ऑन स्फीयर। कौन सा स्फीयर? कोऑर्डिनेशन। जैसे यहां, तो इसके साथ भी मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? 8। बताओ इसमें 8 लगाने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं है? कोई कैटायन नहीं है और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं दिया हुआ है। यहां वही कंडीशन है, कोई कैटायन नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं। यहां यस सर, यहां नो। क्यों नहीं करूंगा? कोई कैटायन नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज। डन। चलिए अब आगे आते हैं। इसके बाद ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब हो भी सकता है कि ये चीजें हो या नहीं हो। मान लो कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? आयन। जैसे मेरे को फोर्थ केस में
जब नेम की एंडिंग करूंगा बेटा तो क्या वर्ड यूज करूंगा, आयन। ठीक है, मैं उसका रीजन समझाऊंगा कि मैंने क्यों यूज किया है। तो अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो मैं एंडिंग करते समय क्या यूज करूंगा, आयन वर्ड यूज करूंगा। अच्छा, जो ब्रैकेट के बाहर है उनके केस में अब वो लिगेंड नहीं है। लिगेंड तो सिर्फ कौन होते हैं, ब्रैकेट के अंदर, तो सल्फेट ही रहेगा इसका नाम। अब इसको क्या मत कर देना, सल्फेटो। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर अब ये लिगेंड नहीं है। अच्छा, कभी भी जो आयन बनाते हो उनका क्या नहीं लिखना है, नंबर नहीं लिखना है। जो ब्रैकेट के बाहर हो और आयन बनाते हो उनके नंबर मेंशन नहीं करने होते। समझ गए बात। चलिए अब हम इनका यूज करके देखते हैं। आपको जैसे जैसे यूज करेंगे ऑटोमेटिकली रूल्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो आपको जिस पॉइंट पे भी नहीं समझ में आए उसी पॉइंट पर देखते रहना। अगले एग्जांपल में हो सकता है उसी पॉइंट पे फिर समझ में आ जाए, वहां नहीं होगा तो थर्ड में आएगा, कहीं ना कहीं समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो पूछना है ही। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करते हैं। बताइए पहले नाम किसका आएगा, क्या नाम है इस कैटायन का, पोटेशियम। तो हम लिखेंगे बेटा पोटेशियम। क्या पोटेशियम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है, तो इसका नंबर लिखने की जरूरत नहीं। ये कितनी बार था वहां पे, 4 टाइम। तो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, टेट्रा वेट्रा। अंडरस्टूड है कि पोटेशियम आ गया। अब क्या चालू हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में नंबर लिखना पड़ता है, बताओ। हेक्सा, क्यों लगाया, 6 की वजह से। अब लिगेंड कौन सा है, साइनाइड, तो साइनो या साइनाइडो हो गया। समझ में आ गया। पहले किसका नाम लिखा, केटायन का। केटायन का नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद किसका नंबर मेंशन किया, लिगेंड का। कितनी बार है वो लिगेंड, 6 टाइम, इसलिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। और कौन सा है हेक्सा, साइनाइड, तो साइनाइड नेगेटिव है, ई हटाकर ओ, क्या नाम बन गया, हेक्सा साइनाइड। बता आयरन लिखूं या फेरेट, क्यों लिखेंगे 8, क्योंकि सर यहां पर कैटायन प्रेजेंट है। तो मैं एंडिंग करते समय यहां लिखूंगा फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, 2, क्योंकि ये 6 और ये -4 बचा 2, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2, और वो हमेशा किस में लिखेंगे, रोमन। तो सीएमए के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और वो भी किस में जाएगी, रोमन में। उसको कभी भी किस पे मत लिख देना, नंबर में। जैसे 2 1 2 ऐसे नहीं लिखना है ना, ऐसे ही लिखना है बेटा। अच्छा अब बताओ इसकी एंडिंग में कुछ और लिखने की जरूरत पड़ी, सब खत्म हो गया। अच्छा, आपने देखा मैंने गैप एक ही जगह छोड़ा है, ये बताने के लिए ये कैटायन है और ये एनायन। तो गैप हम तभी छोड़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स के पहले कुछ आया हो या कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं यहां पर कैपिटल से ही लिखूं, देर इज नो सच रूल। आप किससे लिख सकते हो, स्मॉल से, बट इट मस्ट बी इन कंटिन्यूएशन मैनर। बस आप किसको अलग करोगे, कैटायन और एनायन को अलग करो। ठीक है, क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैंने कोई आयन नहीं लिखा। अच्छा अब बताओ इसका नंबर मेंशन क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि सर वो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिफ्लेक्ट होता है। आपको मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ होता और ये दिया हुआ होता तो हम समझ जाते हेक्सा आ रहा है पर 2 ही आ रहा है, इसका मतलब इसको किसी ना किसी ने कैंसिल किया है। तो वो सामने कौन होगा, पोटेशियम। तो जब आप पोटेशियम लिख रहे होंगे तो उसी नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ के लिए लिखोगे 4, ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। तो दोनों साइड से पूछा जा सकता है, हो सकता है नेम देके फॉर्मूला पूछे या उल्टा भी हो सकता है, फॉर्मूला देकर नेम पूछे। अच्छा अब दूसरे वाले का बताओ, किससे स्टार्ट करें, टेट्रा, टेट्रा एक्वा। अब बताओ कॉपर लिखूं या क्यूप्रेट, कॉपर, क्योंकि कोई कैटायन नहीं है कोई नेगेटिव चार्ज, तो मैं लिखूंगा यहां पर कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, +2, क्यों, सल्फेट है। और लास्ट एंडिंग किससे करूं, सल्फेट से।
डन। सल्फेटो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर वो लिगेंड ही नहीं है। अब आ जाओ यहां पर, बताइए किससे स्टार्ट करूं? टेट्रा। सीओ को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। तो हम यहां लिखेंगे कार्बोनिल। निकेल या निकलेट? सिर्फ निकल। और ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए? जीरो। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो यहां आएगा जीरो। मेंशन करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, जीरो हो, वन हो, टू हो, तो फिर भी जीरो लिखा है। अब बताइए किससे स्टार्ट करूं? टेट्रा। क्लोरो या क्लोराइडो? निकिल की निकलेट? निकलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए बच्चे? टू। और एंड में क्या लिखना पड़ेगा? आयन। अब देखो आयन क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि सर टेट्रा हो रहा है तो चार आना था, पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट तो टू लिख रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए, ये समझाने के लिए कि पक्का आयन है। अदरवाइज ये आयन नहीं लिखा होता तो हम सीधे ही कितना चार चढ़ा देते? फोर। और उसके लिए फिर ये मुझे हटाना पड़ता। तो आयन लिखने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ? ये पता लगा कि भाई यहाँ पे जरूर से जरूर इसका टू चार्ज कहीं ना कहीं से कैंसिल हुआ है, इसलिए यहाँ क्या आया है बेटा? -2। और यहाँ लिखा है मैंने आयन। अब बताओ लास्ट वाले में क्या किया जाए? दो है, पहले किसका नाम आएगा? ए वाले का, फिर सी वाले। तो बताइए क्या लिखें? डाई अमाइन, डाई क्लोरो, प्लेटिनम की प्लेटिनेट? प्लेटिनम। क्यों? नो कैटायन, नो नेगेटिव। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट, बस एंड। अच्छा, ये अंडरस्टूड है कि अगर यहां कुछ पॉजिटिव होता, जैसे ये, तभी चार्ज आया है। तो आप ऐसे भी समझे, मैंने तो दोनों को अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि मैं बताना चाहता था कि भाई हम नहीं पहचान पा रहे एकदम से, तो इससे देख के पहचान लेंगे। पर कोई एनायनिक कॉम्प्लेक्स जब भी होता है तभी सेंटर के साथ कौन सा वर्ड यूज होता है? एट सफिक्स यूज होता है। अब आप इसको देख लो, इसमें से कौन सी जगह डाउट है वो पूछो। क्या बेटा? ये अमीन, तो ये तो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल के नाम में कोई चेंज नहीं करना है। हाँ बेटा। बेटा देखो ये तो जीरो देगा, सारा चार्ज कौन देगा? ये क्लोरीन। क्लोरीन कितनी बार है बेटा? 2 बार। अब तो ऐसे समझ लो, कोई नेगेटिव लिगेंड होगा तो कौन सा चार्ज चढ़ाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। और अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉस हो जाएंगे। पर अगर यहाँ पे क्या होता? पॉजिटिव, तो वो कट करते। फिर वो क्या काम करते? एक दूसरे को कट करते। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ना? नहीं तो जैसे मैंने बताया शॉर्ट मेथड, उससे भी यूज कर सकते। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती क्या बेटा? सल्फेट, सल्फेट का कितना चार्ज होता है? -2। तो -2 की जगह तो 2 आ गया। हम्म। ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेटा आपको निकालने आनी चाहिए। हाँ, और मैंने जो बोला भूल जाओ उसको। पता नहीं, वो दिख रहा है ना मुझे। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालो ना, आपने बोला आपको आती निकालने, तो क्या दिक्कत है? निकालो। तो इसका मतलब नहीं आता, देख लो। NiCl4 -2। निकिल का निकालना है X।
क्लोरीन कितने हैं? 4, हर एक की वैलेंसी -1, ये हो गया -2 इक्वल के बाद, तो x -4 -2, सो x इज इक्वल टू -2, ये आ गया +4, क्योंकि ये नेगेटिव दे रखा है इसलिए ये इसको सब्ट्रैक्ट करेगा, तो आएगा -2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा +2। क्या? हाँ, मान लीजिए जैसे ये लिखा ना बेटा अपन ने, यहाँ डाई लिखा मैंने क्योंकि मोनोडेंटेड है सारे। अभी एक डाइडेंटेड का एग्जांपल ले लेते हैं, वो लिखा अपन ने ना, वो भी ले लेते हैं अभी। हाँ बेटा। क्या? ये लिखा ना 0। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, गलत बोल गया, मुझसे गलती हो गई बेटा। अब देखो यहाँ पर, एक मिनट ये वाला और देख लीजिए आप। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से होता, तो अब ये बाइडेंटेड आ गया ना, तो अब मैं इसमें कौन सा वर्ड यूज करूंगा? बिस यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा बिस, और ब्रैकेट में लिखूंगा इसका नाम, क्योंकि किसके लिए लिख रहे हैं ना, इथाइलिन डायमीन। अच्छा, यहाँ सिंगल एम ही रहेगा क्योंकि ये AMM वाला अमोनिया नहीं है। ब्रैकेट बंद, बताओ क्या आएगा? प्लेटिनम या प्लेटिनेट? प्लेटिनम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं पॉजिटिव है, तो आप लिखोगे प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और एंड में क्या लिखूंगा? आयन। जिसका भी यहां बोर्ड पे से वर्क हो गया हो बेटा, तो वो लोग ये पेज नंबर 107 पर लिस्ट दी हुई है 12 उनकी कॉम्प्लेक्सेस की, तो आप क्या करना, कॉम्प्लेक्स के नाम के ऊपर अपना हाथ रख लो और उसकी प्रैक्टिस कर लो। अभी हो सकता है कोई रूल क्लियर नहीं हुआ हो तो इंस्टेंट क्लियर हो जाएगा 107 पे।
क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस की है बेटा अभी? वो पेज नंबर 107 के 12 क्वेश्चंस की देखो, कहाँ आपको कोई डाउट आ? 8th वाला? ठीक है, Na2 FeCN होल 5NO, यही कॉम्प्लेक्स है। अब आप देखो, आज हमने शुरुआत में लिखा था कि जब NO हो और सेंट्रल एटम कौन हो, आयरन, तो उसको क्या मानना है, पॉजिटिव। तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब इसमें देखो कितने पॉजिटिव इकट्ठा हो गए, 2 और 1 3, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3, और टोटल नेगेटिव कितना है, 5। 5 माइनस 3 2, इसलिए इसके ऊपर कितना चार्ज आया, +2। ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव है, इसका एक ही केस है अकेले, जहां पे पॉजिटिव आने की पॉसिबिलिटी है उसको क्या बोलना है, नाइट्रोसोनियम। अगर यहाँ आयरन नहीं होता तो इसका नाम क्या हो जाता है, नाइट्रोसिल। इसीलिए यहाँ ध्यान रखना है बेटा, जब भी NO हो और आयरन साथ में हो, इसको हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोसोनियम। अब बताओ इसका नाम क्या बन गया, सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसोनियम। फेरेट की आयरन, फेरेट। चार्ज बोलो, 2। बस। क्या 103 पेज पर देखो, सबसे ऊपर। इसका तो नाम मैंने बेटा बोला भी था जानबूझ के, कि जब आयरन के साथ NO हो तो वहां पर उसको क्या लिखना है, नाइट्रोसोनियम। अब देख लीजिए, आप 1 से लेके 12 तक कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिसके नाम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो नाइट्रोसिल 102 पर। हाँ, ये हटा दूं आप बोर्ड पे से? उनके नेम उनके सामने ही गिवन है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लियर भी हो जाएगा उनके सामने। रूल वही है जो अपन ने यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए। हाँ बेटा बोल। आयरन, देखो, अगर अपने पास उसके लिए 8 वर्ड यूज नहीं करना है तो उसको जनरली क्या लिखेंगे, आयरन। जैसे गोल्ड को गोल्ड ही लिखेंगे, है ना। तो हाँ, जब भी हमें 8 लगाने की जरूरत ना हो तो तब हम कॉमन नेम यूज करते हैं। वो आपको एक ही केस में मिलेगा बार बार बेटा, आयरन के ही केस में। सिल्वर को सिल्वर लिख सकते हैं, पर आपको याद है लैटिन में उसको क्या लिखना चाहिए, अर्जेंटम। तो अगर 8 लगाना हुआ तो वो क्या बन जाएगा, अर्जेंटेट। अच्छा, अब यहां पर मैं इसको रब कर दूं। आप सब लोग पेज नंबर 107 पर ही है ना? ठीक है, अब उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस और आ सकते हैं उनके बारे में और बात कर लेते हैं। देखिएगा बच्चे, प्लेटिनम के साथ अमोनिया दिया हुआ है और प्लेटिनम के साथ क्लोरीन भी दिया हुआ है, स्पेशल कैटेगरी। इन केसेस में अब आपको याद है
कि मेरे पास कितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं? 2। तो उसमें से एक कैटायन होगा और एक एनायन। अब यहां आपको एक चीज मैं और लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, जिसका यूज करना है आगे आने वाली थ्योरी में। ठीक है, देखते हैं क्या। अच्छा, आप याद करो स्टेरिक नंबर के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हमने बात की थी पीरियड वाइज। अगर पीरियड नंबर 2 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, पीरियड 3 हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहां बस उसको चेंज करके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जोड़ लेना है। अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर मिनिमम क्या होना चाहिए? 2, यानी कि जस्ट डबल। उससे कम नहीं हो सकता, ज्यादा कितना भी जा सकता है पर कम नहीं होगा। अगर 2 है तो बेटा, और 3 है तो इससे ज्यादा की हमें जरूरत है नहीं। अब यहां आप देखिए ध्यान से, ये वाला रूल क्लियर है? अक्सर कर जितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका दुगना ही क्या मान के चलना है? कोऑर्डिनेशन। अब यहां देख के बताओ आप, टोटल चार्ज कितना है इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे? इससे तो 0 और इससे 4, यानी कि इस पूरे पर कितना चार्ज है? +4, है कि नहीं? अब हमारे पास कितने सेंट्रल एटम है? 2। तो इनको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। पर डिवाइड किस बेसिस पे करोगे? ये देखकर कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस पे भी 4 है, इस पे भी 4 है, तो इक्वली 2 हाफ में डिवाइड। तो बताइए इसका नाम क्या बनेगा? टेट्रा अमाइन प्लेटिनम, क्योंकि ये कैटायन है तो ये एनायन। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 2। क्यों लिखेंगे 2? सर टोटल है 4, इक्वल डिवाइड। इक्वल क्यों किया डिवाइड? दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। अब बताइए क्या लिखेंगे? टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट। क्यों लिखा प्लेटिनेट? सर ये कैटायन है तो वो एन है। एंडिंग किसके साथ करूं? 2 के साथ। तो इस तरह से अगर मेरे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाए तो मुझे ये देखना है कि पूरे पर चार्ज कितना है, क्योंकि ये पूरा ही एक कॉम्प्लेक्स है। देखिएगा एक मिनट, बोर्ड पे थोड़ा चेंज हो सकता है। पीटी NH3 है 4Cl2 और पीटी Cl4। अब बताइए क्या बराबर की बात चल रही है क्या? अब नहीं चल रहा है। टोटल चार्ज कितना हो रहा है? 6। क्या 6 को इक्वली डिवाइड करना चाहिए? क्यों नहीं करेंगे? सर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और दूसरे का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हम इनको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ किसको ज्यादा नंबर दूंगा? क्यों दूंगा ज्यादा? सर उसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो ज्यादा है, तो मैं इसको 3 में डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसको मुझे कितना देना पड़ेगा? थोड़ा ज्यादा। इसीलिए इसके साथ क्या आएगा? 4 और इसके साथ आएगा 2। तो बताइए अब इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया? टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो प्लेटिनम 4, और फिर टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट 2। बस ये हो गया। समझ गए मेरी बात? ये पेज नंबर 132 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 का। वो हमेशा किसी भी IUPAC नोमेनक्लेचर में हमेशा पहला नाम किसका होता है? कैटायन का, और दूसरा नाम बेटे एनायन। ये क्वेश्चन आपको 132 पर है, अराउंड क्वेश्चन नंबर ये है 16 या हाँ 19, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ ये बताओ, इस ये वाली बात समझ में आ गई क्या? करो ना फिर इसका यूज। यहां देखो टोटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर आ रही है? 6, और यहाँ 2, ये 4, दोनों में डिफरेंस है। तो जिसके पास ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर उसको मैं ज्यादा चार्ज दूंगा ना बेटा।
अब मुझे 6 डिवाइड करना है, तो 6 को 3 तो नहीं कर सकता। अब और क्या मेथड बचा? 4 2 बस। भाई 5 1 भी नहीं कर सकते, है ना? हाँ बेटा देखो, फर्स्ट वाले में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां भी 4, यहां भी 4, टोटल चार्ज +4, तो दोनों के ऊपर इक्वली डिवाइड कर देना बच्चे। नाम तो वैसे ही लिखा है जैसे अपन लिखते हुए आए थे, बस अब यहाँ पे दोनों को इक्वली डिवाइड। ये एनायन है ना बच्चे, अगर ये कैटायन है किसी कॉम्प्लेक्स का तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये भी तो एनायन है। आगे वाला, अरे NaCl में कोई बताता है क्या हमको कि कौन कैटायन है कौन एनायन है? एनायन हमेशा पीछे, कैटायन हमेशा आगे। ये याद रखिएगा आप, ये वाला पार्ट, आगे वाली थ्योरी इसी पे चलेगी बेटा। हाँ बेटा बोली, करके देख लो ना 5 और 1, एक को बहुत ज्यादा और एक को बहुत कम कैसे करोगे? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एटलीस्ट 4 तो है ही ना, तो 6 और 0 ही रख दो, फिर क्या है? जब हमें देने ही नहीं है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसको 0 ही रख दो ना फिर आप, फिर इसका क्या करेंगे? बेटा आप दोनों उस फोन को लेके बाहर ही चले जाओ ना, मतलब लिमिट होती है किसी को देखकर नेग्लेक्ट करने की। मैं कितनी बार देखूं, तुम्हारी अटेंडेंस तो लगी गई, चिंता मत करो, जाओ आप आराम से। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स आ जाए, जैसा आप पेज नंबर 107 पे नीचे ही नीचे वाला कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, मैं बना रहा हूं बोर्ड पर, है ना? En(2) और उसको कोबाल्ट कर लेना, उसने CO दे दिया बेटा उसको, है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, वो कोबाल्ट है। 107 पर OH, और सबसे बाहर दे रखा है सल्फेट, वो भी कितनी बार? 2 बार। ये कॉम्प्लेक्स है अपने पास पेज नंबर 107 पर नीचे ही नीचे। इस तरह का भी कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, रूल वही रहेंगे। इसको बेटा क्या कर लेंगे आप लोग, CO, कोबाल्ट, नॉट CO कार्बन मोनो, इट इज कोबाल्ट, क्योंकि CO तो खुद ही लिगेंड है ना? तो CA में कहां गया अपना, CA में यही है। अब देखिएगा बोर्ड पर, जब ऐसा कॉम्प्लेक्स हो तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट, फिर ये बीच में लिगेंड, फिर ये दूसरा पार्ट, तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसे ही नोमेनक्लेचर करना है जैसे करते हुए हैं। बताइए पहले पार्ट में लिगेंड कौन है? En है। क्या लिखेंगे, डाई या बिस? बिस क्यों लिखेंगे? बिस इथाइलिन डाई अमीन, ब्रैकेट क्लोज। कोबाल्ट की कोबाल्टेट, कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट यहां पर कोई भी एनायन और कैटायन नहीं है इसलिए जनरली चलेगा कोबाल्ट। डन।
अब डिसाइड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले देखो दोनों साइड कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है क्या? यस सर, 4 4। अब चार्ज देख लेते हैं, पूरा चार्ज ये कितनी बार दे रखा है, इससे टोटल चार्ज कितना आएगा 4। क्यों आया 4? 1 से 2, तो 2 से आगे बेटा 4। इसके ऊपर भी एक चार्ज होता है -1 और इसके ऊपर भी चार्ज होता है माइनस, टोटल कितने हो गए 6। अब मुझे टोटल चार्ज को डिवाइड करना है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है? तो इसको भी 3 दूंगा बेटा और इसको भी 3, तो यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 3। डन। अब किसका पार्ट आएगा, ये ब्रिज वाला। ब्रिज वाले में मेरे को कितने लिगेंड दिए हुए हैं 2, उसमें भी आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग मैं यहां देखूं किसका अल्फाबेट पहले आता है। ये है अमीडो, तो हम क्या लिखेंगे म्यू। म्यू किस चीज को बताएगा, ये ब्रिज बना रहा था, तो पहला ब्रिज है म्यू अमीडो और दूसरा ब्रिज कौन है म्यू हाइड्रोक्सीडो या हाइड्रोक्सो। ठीक है, म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रिज को। इसके बिना ये नहीं पता लगता कि ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि फिर दो दो बार म्यू आने का मतलब ये है कि इस तरह से ब्रिज क्रिएट किया हुआ होगा। अब बताइए कौन सा पार्ट बचा है, तीसरा। बोलिए क्या लिखें, बेस इथाइलिन डायअमीन कोबाल्ट 3 और एंड में क्या लिखूं, सल्फेट। क्या बाई सल्फेट लिखना चाहिए, सिर्फ क्या लिखेंगे सल्फेट, तो एंडिंग विद सल्फेट। तो कॉम्प्लेक्स बड़ा भी हो तब भी उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें नोमेनक्लेचर करना है, जैसा हम पढ़ते हुए आए हैं। पहले लिगेंड, फिर सीएमए, फिर ब्रिज, फिर लिगेंड, सीएमए। हाँ बेटा बोलिए, ये वाला क्यों वाला, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोबारा देख लिए बेटा। ये वाले केसेस में हमारे पास एक नया कॉन्फ़िगरेशन है कि मेरे पास सेंट्रल एटम कितने हैं, 2 2। यहां भी कितने हैं, 2। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो डिवाइड होगी। अब डिवाइड कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो इक्वली बांट देना, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा होगी। यहां ऐसा कोई डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ पे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अच्छा, सल्फेट कितनी बार आया है बेटा, 2 बार। एक सल्फेट से 2, तो 2 सल्फेट से 4, और यहां पर इसके ऊपर चार्ज होता है -1, तो -5, और इसका भी आ गया तो -6, तो टोटल चार्ज कितना हो गया अपने पास 6 हो गया, और उसको हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चल रहा है, दिखाई दे रहा है ना, बाइडेंटेड लिगेंड है बेटा। बाइडेंटेड लिगेंड एक बार में कितना नंबर बनाता है, 2, तो 2 बार होगा तो 4। जब भी कोई बाइडेंटेड आएगा नेम में क्या यूज करेंगे, बिस और ट्रिस, इफ 2 और 3 टाइम्स प्रेजेंट। क्यों करते हैं, तो क्लियर है रूल, क्योंकि वापस डाई आ जाता है। देखो यहाँ पे इसके नाम में क्या छुपा हुआ है, बाई ट्राई, इसलिए इनको रिपीट नहीं करते, इन्हीं के लिए रूल बना हुआ है बिस और ट्रिस का। कभी पूछे नहीं गए बेटा ये, है ना, बट क्योंकि एक दिया हुआ एग्जाम्पल तो अपन ने उसको सॉल्व किया है बस, है ना। ये वाला पूछा गया है तो मैंने वो बता ही दिया कि स्पेस पर है इसका क्वेश्चन। तो अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं रह सकती।
ये वाला पार्ट रब कर दिया जाए। आगे बढ़े बच्चे। अब अपने पास स्टार्ट हो गई है थ्योरीज। इस चैप्टर में अपने को पढ़नी है 3 थ्योरी, वर्नर, वीवीटी और सीएफटी। सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? वर्नर। अब इसको बोर्ड पर आप ध्यान से समझिएगा, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए बेटा, वर्नर का काम समझते हैं और फिर उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे वो समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा देखिएगा। वर्नर पहले साइंटिस्ट हैं जिनका यूज, या हम बोले जिन्होंने यूज किया कौन सा कंसेप्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। आपके फर्स्ट डे हमने लाइन लिखी थी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी का कंसेप्ट किसका है बेटा? वर्नर का। वर्नर ने क्या हुआ, कुछ कॉम्प्लेक्सेस प्रिपेयर्ड किए थे, जैसे कोबाल्ट क्लोराइड को किसके साथ ट्रीट कराया? अमोनिया के अलग अलग कंसेंट्रेशंस के साथ, और उसने कुल ये 2-3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस ऑब्टेंड किए, और फिर इन कॉम्प्लेक्सेस को जब स्टडी किया और किसके साथ ट्रीट कराया? AgNO3 के साथ। तो पहले केस में उन्हें टोटल पीपीटी मिली 3 मोल। उन्हें क्या ऑब्टेन हुए? 3 मोल AgCl एज ए पीपीटी। दूसरे केस में उनको 2 मोल मिले। हम उनके पहले ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हैं, फिर देखते हैं कि उन्होंने इसको कंक्लूड कैसे किया है, और इसमें मिला बेटा उनको 1 मोल AgCl पीपीटी। अब आप देखो, सबसे पहला काम क्या कैलकुलेट करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चल रही है? +3 +3 +3। +3 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चाहिए? 6। अब अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो आप बताओ आयन बनाने वाला अंदर होना चाहिए या बाहर? बाहर। क्योंकि बाहर अगर कोई न्यूट्रल चला जाए तो हमें पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसका कोई टेस्ट कभी आने वाला ही नहीं। मान लो बाहर 2 वाटर मॉलिक्यूल हो, तो जब तक मेंशन ना किया जाए कि बाहर 2 वाटर मॉलिक्यूल, आप कभी नहीं पता लगा सकते कि बाहर कितने वाटर मॉलिक्यूल थे। इसलिए बाहर कौन सा आयन वो जाता है जो आयन बना सकता हो? इन दोनों में से कौन आयन बना सकता है? क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। अब मुझे इसका नंबर कितना रखना है बेटा? 6। तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, CONH3 6Cl3। तो ऑटोमेटिकली ये जो 3 क्लोरीन है ये बाहर हो गए, और इन्हीं ने क्या दे दिया? अपना पीपीटी टेस्ट। अब इसमें देखो, इस केस में अमोनिया मेरे पास कितने बेटा? 5, और नंबर कितना बनाना है? 6। तो एक ही क्लोरीन अंदर रख सकते हैं, तो कितने क्लोरीन बाहर चले गए? 2। इसलिए कितने मोल पीपीटी आया? 2। और तीसरे केस में दोनों क्लोरीन अंदर और एक क्लोरीन बाहर। इस रिजल्ट से उन्होंने कंक्लूड किया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सीएमए के पास 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी कहां दिखाई देगी? बाहर। और सेकेंडरी वैलेंसी अंदर। तो प्राइमरी वैलेंसी जो भी आपको ब्रैकेट के बाहर हो और आयन बनाते हो, वो सब कौन सी वैलेंसी है? प्राइमरी। और जो भी ब्रैकेट के अंदर हैं वो सेकेंड। ठीक है। अब ऐसे केस में हम एक दोनों एग्जांपल अलग अलग ले लेते हैं। CONH3 6Cl3। बताइए इसमें कितनी प्राइमरी वैलेंसीज हैं? ये वाली
और ये वाली सारी सेकंड। पर अगर हम बात करें दूसरे वाले केस की, बताइए प्राइमरी कितनी है, 2, है ना ये वाली, क्योंकि इन्होंने आयन बना दिया, और ये वाली दोनों क्या हो गई, सेकंड। पर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कितने क्लोरीन ड्यूअल रोल प्ले कर रहे हैं, 1। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो अभी भी कितना चल रहा है, +3। इसका मतलब ये वाला क्लोरीन किस नेचर का हो गया, ड्यूअल नेचर, यानी कि इट विल एक्ट एज बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। पर नंबर पूछा जाए तो प्राइमरी 2 ही बताने, क्योंकि जो बाहर है, जो आयन बनाएगा, वही क्या होगी, प्राइमरी कहलाई। इज इट क्लियर? कितनी तरह की वैलेंसी हो गई, कैसे डिसाइड करेंगे, जो आयन बनाए उससे पीपीटी बनेगा, पीपीटी से हम डिसाइड कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, यही 3 ऑप्शन है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 100% क्लोरीन पीपीटी विल बी ऑब्टेन्ड, 100% क्योंकि सारे के सारे बाहर, इन विच केस 33% क्लोरीन विल बी ऑब्टेन्ड एज ए पीपीटी। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार 33 तो तभी होंगे जब 3 में से एक बाहर हो। तो बस इसी तरह से किस केस में 25%, अरे कैसे, उस केस में आपको क्लोरीन कितने दे रखे होंगे, 4, क्योंकि 25% तो तभी बनेगा। तो इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक काम करिए, सब लोग बिगिनर्स बॉक्स 2 पर आइए। इट इज ऑन 109, पेज नंबर 109, बिगिनर्स बॉक्स 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए उसने आपको क्या दिया है कि FeCl3 4H2, यही दिया हुआ है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +3, +3 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रिक्वायर्ड होगा। पहली अपन किससे कंप्लीट करेंगे, वाटर से, वाटर कितने हो गए, 4, तो बचे हुए 2 क्लोरीन अंदर लेना पड़ेगा और 1 क्लोरीन बाहर। तो इसका जो नया फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे, समझ गए बात। सबसे पहले क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे क्या डिसाइड करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर न्यूट्रल को अंदर रखना है पहले, और न्यूट्रल कम पड़ जाए तो फिर किसको ले लेंगे, जो आयन बना सकता हो। जैसे मैंने यहां पर 4 के बाद 2 किसको ले लिया, क्लोरीन को, तो 2 क्यों लिए क्लोरीन, सर 6 बनाना था, 6 कैसे बनेगा, 4+2 से, इसीलिए 3 में से। अच्छा, अब अगर किसी ऐसा केस होता कि नो पीपीटी ऑब्जर्व, तो फिर ऐसे केस में क्या होता, 3 अमोनिया होते, 3 क्लोरीन होता, बाहर कुछ नहीं होता। ठीक है बच्चे, अब इसको आप जो अभी तो बना लो, फिर मैं इसके डिफरेंसेस लिखा रहा हूं, प्राइमरी और सेकेंडरी। डन, अच्छा सॉरी।
जो क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर चले गए उनको किस नेचर का बोलना है? ड्यूल। क्यों? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग चार्ज एज वेल एज दे आर हैविंग लिगेंड प्रॉपर्टी ऑल्सो, क्योंकि वो किसके अंदर चले गए? ब्रैकेट के अंदर। पर अगर प्राइमरी सेकेंडरी डिसाइड करना होगा तो किससे बोलना है? बाहर के देख लेना, अंदर के देख लेना। कुछ कॉमन नेम भी बड़े फेमस हैं, है ना? आपको इसी बिगनर्स बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, कुछ कॉमन नेम भी दे रखे होते हैं। सेम पेज है बेटा ना, 109। अब उसमें जो जो भी उसके कॉमन नेम दे रखे हो अदर देन IUPAC, तो इसका मतलब वो कॉमन नेम भी फेमस होते हैं। अभी बताइए, थोड़ी देर पहले हमने इसका IUPAC नेम लिखा था, अब इसके दूसरे नेम क्या हैं? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। जब पहले IUPAC नहीं थी तो इस तरह से नेम बना दिए गए कुछ। और यहां पर ऑक्सीजन, इसकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो जब आयरन +2 में होता है तो फेरो बोला जाता है, और जब +3 में होता है तो फेरी। वो आप फेरस और फेरिक तो जनरली पढ़ते हो, ये कोऑर्डिनेशन है ना। तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम फेरोसाइनाइड। +2 को फेरो और +3 को फेरी। नाइट्रोसो नहीं होगा नहीं यूज। हाँ बेटा, फेरी और फेरो इसमें ना IUPAC में यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन, मतलब IUPAC में तो क्या जनरली यूज होते थे पहले। +2 को फेरो बोला जाता था और +3 को फेरी, मतलब लोअर को O से और हायर को I से एंड करते हैं। अभी भी अपन जैसे फेरस फेरिक बोलते हैं, वहां पर उस समय इसको फेरो फेरी। ये भी कोई IUPAC नेम थोड़ा है, तो कॉमन नेम है। ये याद करना है बेटा। अच्छा, सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 करिए, इसी बिगनर्स बॉक्स का। अब आप देखो ध्यान से क्या उसने पूछा है, इस बार उसने PPT की फॉर्म में पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली फॉर्मूला ऑफ प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स, जिसमें 1/4 टोटल क्लोरीन क्या होंगे? एज ए PPT निकल जाएंगे। ठीक है, अब आपको जो फॉर्मूलाज गिवन है उन सब में पहला काम क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कर लो, और कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग देखो कितने क्लोरीन बाहर। जो भी दे रखा हो उसका 1/4 क्या होना चाहिए? बाहर। PtCl4 कितना, कितने दे रखे हैं? 3H2O। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए, +4।
+4 में मैक्सिमम कितना कोऑर्डिनेशन नंबर जा सकता है? 6। तो आप 6 के लिए 3 तो क्या यूज करेंगे? वाटर। और बचे हुए 4 में से 3 क्लोरीन अंदर लेंगे। तो आपके पास टोटल क्लोरीन में से कितने क्लोरीन आउट हो गए? 1/4। या तो 1/4 बोलो या फिर 25%। इट मे बी आस्क्ड इन परसेंटेज। तो दोनों में से कोई सा भी केस हो तो आपको इसी तरह से इसको देखना है। कौन सा आंसर आ जाएगा? 4th हो जाएगा। बाकी को भी चेक करो बेटा आप, है ना। क्वेश्चन 5 है ये बिगनर्स बॉक्स का। EAN। तो जल्दी से लास्ट टॉपिक 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। EAN भी देखो ताकि अपन बिगनर्स बॉक्स 2 कंप्लीट करेंगे आज। EAN का फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और ये नंबर किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए? इनर्ट गैस के। यानी कि सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसी के पीरियड में आने वाली इनर्ट गैस के इक्विवेलेंट हो गया तो ही हम उसने क्या बोलेंगे? उसने क्या अचीव कर लिया? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिएगा बेटा बोर्ड पे, इसका फॉर्मूला है जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। उसमें से माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों माइनस करेंगे? उतने इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब उसने लोन पेयर भी तो रिसीव किया है। तो उसने जितने लोन पेयर रिसीव किए, हर लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको किससे और मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो आपको पता लगेगा उसकी सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, उसी से क्या निकलता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलो देखते हैं, बताइएगा बेटा इस एग्जांपल को। NiCO4। बताइए निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहां 0, क्योंकि CO कैसा कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। निकल का एटॉमिक नंबर बोलो। 28। तो जेड हो गया 20। ऑक्सीडेशन स्टेट 0। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। क्यों? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 8 इलेक्ट्रॉन आए होंगे लोन पेयर की फॉर्म में। बताइए कितना आ गया? 36 आ गया। 36। इसका मतलब इसने अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अचीव कर लिया। हो जाएगा इस तरह से। ये किस पर एप्लीकेबल होता है? कार्बोनिल्स पर। दूसरी जगह भी पूछा जा सकता है पर जनरली किसके ऊपर यूज करते हैं? कार्बोनिल्स पर। इसमें बताइएगा क्रोमियम CO6। क्रोमियम का नंबर 24। ऑक्सीडेशन स्टेट 0। 2 इंटू 6 वापस हो गया 36। MnCO5 इसके लिए बताइए। 25 माइनस 0 2 इंटू 5। इसका मतलब इसने EAN को फॉलो नहीं किया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बिगनर्स बॉक्स 2 का, कि किसने EAN फॉलो नहीं किया। EAN निकाल लेंगे बेटा इस फॉर्मूले से। अच्छा अब लास्ट बात सुन लीजिए। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका बिहेवियर कैसा है। तो बताओ ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग? इसको कितना बनाना है पहले बताओ? 36। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो हम यहां पे लिखेंगे ना, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों करेगा बेटा? बिकॉज
इट वॉन्ट्स टू रिड्यूस इट सेल्फ। तो जब खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा उसे, ड्यू टू अचीविंग EN। कितना EN होना चाहिए, 36। सो इट विल रिड्यूस itself and oxidize others। इसलिए इसका बिहेवियर कैसा हो गया बेटा, ऑक्सी। और दूसरा कोई वैसा होता जिसके पास ज्यादा हो जाता तो वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कल इंपॉर्टेंट थ्योरी है VVT, है ना, उसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं अपने पास। हाँ बेटा, बिना मॉड्यूल के नहीं आना, नहीं तो दिक्कत होगी। हाँ बेटा देखो, हमें पूछा है कि 1/4 क्लोरीन एज ए PPT रिलीज करना है। तो हाँ, मैंने बोला था आपको कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन 8 पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन लाऊंगा, तो नहीं होता ना, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। ओके, जिसको जाना हो वो चले जाइए बेटे, मैं भी जा ही रहा हूँ मतलब।